हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास का अध्याय 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बाजार में घूमती जागनी। दोस्तों, इस बच्ची का नाम है जागनी और यह जो है बाजार में घूम रही है। जागनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। दोस्तों, यह बच्ची अपने गांव में लगने वाले मेले की आस लगाए बैठी थी। ठीक है, स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोख रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। दोस्तों, इस बच्ची को ना जो स्टील के चमकदार बर्तन होते हैं, ठीक है, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ होती है, शोख रंगों के फूल होते हैं। शोख मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, जो गाढ़ा होता है ना, तो गाढ़ा रंग के जो फूलों के प्रिंट वाले कपड़े होते हैं ना, वह इस बच्चे को बहुत पसंद है। ठीक है, और चाबी से चलने वाले खिलौने, ठीक है, इस बच्चे को अच्छे लगते हैं। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। दोस्तों, जो व्यक्ति इस सब चीज़ को बेचता था, कपड़े, ठीक है, बाल्टियाँ, खिलौने, ये लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े गाड़ियों से आते थे और रात में चले जाते थे बेचकर। ठीक है, जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी मां ने बताया कि ये लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते हैं जहां ये बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। दोस्तों, जब इस बच्ची ने पूछा कि आखिर ये लोग रात को क्यों चले जाते हैं, तो इसकी माँ क्या बोलती है कि ये लोग व्यापारी हैं और व्यापारी का काम है कि दिन में बेचेंगे और रात में चले जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे चले जाएंगे? अपने घर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये लोग सामान को वहाँ से लाएंगे जहाँ यह सामान बनता है और उसके बाद उसको मेले में बेचेंगे और जो बचेगा उसको लेकर चले जाएंगे अपने घर, फिर आएंगे, फिर बेचेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं व्यापारी लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। ठीक है, अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। दोस्तों, हम लोगों ने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। काले पॉलिश वाले बर्तन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह अधिकांश उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक है, इनका रंग काला है, यह पॉलिश यानी चमकदार हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा काले पॉलिश वाले बर्तन। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। दोस्तों, इसके बर्तन खास करके कटोरी और थाली जो है ना, इस उपमहाद्वीप, किस उपमहाद्वीप? इंडियन कॉन्टिनेंट, भारतीय महाद्वीप, ठीक है ना, सॉरी भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके अनेक पुरा स्थल मतलब प्राचीन स्थल, प्राचीन भूमि से इस प्रकार की चीज मिला है। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दोस्तों, फिर लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिर यहाँ पे ये बर्तन आए कैसे। तो हमारे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि जो व्यापारी थे, ठीक है, जहाँ पे ये बनता होगा वहाँ से लाते होंगे और अलग अलग जगह पर जाके बेचते होंगे, इसीलिए यह यहाँ भी आ गया होगा। आगे है दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काले मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काले मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि काले सोने के नाम से बुलाते थे। दोस्तों, जो दक्षिण भारत है, हमारा देश जो है ना दक्षिण भारत, यहाँ वाला पोर्शन, तो यह जो पोर्शन है हमारे देश का, यह सोना, मसाला और काली मिर्च के साथ साथ कीमती पत्थरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है, ये पोर्शन अपने देश का यानी दक्षिणी भाग। ठीक है, और इतना प्रसिद्ध था काली मिर्च यहाँ का कि जो रोमन साम्राज्य है, ठीक है, वहाँ लोग जो है ना इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। किसको? काले मिर्च को। ठीक है, व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दोस्तों, जो रोमन साम्राज्य है उसकी राजधानी थी रोम। ठीक है, और वहां पे
यहाँ से लोग व्यापारी क्या करते थे, समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम तक पहुंचाते थे। ठीक है, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। दोस्तों, हमारे देश के जो दक्षिण भारत है यहाँ पर अनेक सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि व्यापारी क्या किए कि यहाँ से काली मिर्च को ले गए रोमन साम्राज्य में और वहां से जो पैसे थे उसको अपने देश में लाए। ठीक है, इसीलिए रोमन के जो सोने के सिक्के हैं हमारे देश में मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि लोग क्या करते थे, व्यापार क्या करते थे कि व्यापारी जो है सामान लेकर जाएंगे और वहां से पैसा कमा कर लाएंगे, यानी रोम के साथ अच्छा व्यापार था। अब यहाँ पे एक सवाल है, क्या तुम बता सकते हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि व्यापारी सामान लेकर गए तो सामान वहां के लोग खरीदा, काली मिर्च, सोने, ठीक है, आदि। ठीक है, तो वे लोग जब सामान खरीदें तो उसके बदले में इनको पैसे दिए और पैसे लेकर ये अपने देश आ गए। इसीलिए ये सिक्के हमारे देश में पहुंच गए। और क्यों पहुंचे, क्योंकि हमारे देश से सामान गया वहां पे, इसीलिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है व्यापार से जुड़ी एक कविता, इसको पढ़ते हैं। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में ही मिलते हैं। दोस्तों, जो व्यापार के प्रमाण हैं वे हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। ठीक है, संगम क्या है दोस्तों, संगम जो कविता है यह संगम साहित्य समझते हैं आप लोग क्या है, यह तमिल का एक प्राचीनतम रचना है और इसमें तमिलों का मतलब कि जो तमिल भाषा है, ठीक है, उस भाषा का जो प्राचीनतम रचना है उसी का नाम है संगम साहित्य और उसका संगम कविता भी है और उसी में यह मिलता है व्यापार का प्रमाण। क्या मिलता है आइए पढ़ते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले मार्ग का वर्णन मिलता है। दोस्तों, इस कविता में हमें क्या मिलता है वर्णन, तो जो पूर्वी समुद्र तट है वहां पे एक पतन था, पुहार पतन। पतन क्या होता है, जहां पे जहाज और नाव रुकते हैं उसी को बोलते हैं पतन और उसका नाम था पुहार। ठीक है, तो यहाँ से सामान आता था, सामान जाता था, उसी का वर्णन इस कविता में मिला है। जरा पढ़ते हैं। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काले मिर्च की गठरिया, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर से मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खदान, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। दोस्तों, इस कविता में जो जो सामान कहाँ से आता था वह सभी का बताया गया है। ठीक है, कि जो है समुद्री जहाज से घोड़े लाए जाते थे, काली मिर्च लाई जाती थी गाड़ियों से, ठीक है, हिमालय से सोना और रत्न लाते थे, दक्षिण की पहाड़ी से चंदन की लकड़ी लाते थे, दक्षिण सागर से मोती और मूंगे लाते थे, पूर्वी सागर से गंगा और कावेरी की फसलें आती थी, श्रीलंका से खदान आते थे, म्यांमार से मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात आते थे। इस कविता में बताया गया है। दोस्तों, अब यहाँ पे एक सवाल है, कविता में उल्लिखित चीजों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीजों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा। दोस्तों, अब आपको करना यह है कि अपने कॉपी के इस पेज पर ऐसा कीजिए और इसके बीच में ऐसा कीजिए। ठीक है, और इस तरफ क्या लिखिएगा, जो इस कविता में जो चीज का नाम है, ठीक है, और उसका उपयोग कहाँ होगा उसको इधर लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या है, घोड़े। ठीक है, यहाँ पे है घोड़े। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिखिए काली मिर्च, ठीक है, रत्न और सोना, ठीक है, उसके बाद चंदन की लकड़ियाँ, उसके बाद मोती और मूंगे, फिर फसल और खदान और लास्ट में मिट्टी के बर्तन। अब मैं इसका उपयोग बोलता हूँ। घोड़े का उपयोग जो है युद्ध के लिए या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। काली मिर्च का उपयोग खाने में खाना बनाने के लिए। ठीक है, रत्न और सोना को पहनने के लिए, श्रृंगार के लिए। ठीक है, चंदन की लकड़ियाँ जो है किस लिए, औषधि बनाने के लिए या फिर फेस पाउडर बनाने के लिए इसका आयात होता था। ठीक है, मोती और मूंगे पहनने के लिए, ज्वेलरी। ठीक है ना, फसल और खदान खाने के लिए। ठीक है, मिट्टी के बर्तन पानी को रखने के लिए या किसी अन्य प्रकार की चीज को रखने के लिए इसका उपयोग होता होगा। ठीक है, तो ऐसा ही सामने सामने लिखना है दोनों को। अब आगे चलते हैं। व्यापारियों ने
कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। दोस्तों, जो व्यापारी थे, जो एक जगह से दूसरे जगह सामान का आयात करते थे, निर्यात करते थे, वे लोग क्या किए ना कि बहुत सारे रास्ते को खोज निकाले, ठीक है, क्योंकि कुछ समुद्र किनारे चलते थे, जैसे कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे, ठीक है। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। दोस्तों, जो व्यापारी थे ना, वे लोग मानसूनी हवा का फायदा उठा करके अपनी यात्रा जल्दी पूरी करते थे। मानसूनी हवा क्या होती है मैं बताऊंगा, पहले इसको पढ़ते हैं। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। दोस्तों, अगर व्यापारी को अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से हमारे उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना होता है, तो वे लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते हैं। इन लंबी यात्राओं के लिए वे लोग मजबूत जहाज़ों का निर्माण करते हैं और उसी के साथ चलते हैं। अब इसको हम लोग एक मैप के सहारे समझेंगे कि मानसूनी हवा क्या होता है, ठीक है, किस तरह जो है अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से हमारे देश के, हमारे उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए ये लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून का साथ चलना पसंद करते हैं। आखिर ये क्या होता है, मैं उसी मैप के सहारे इसको समझूंगा, ठीक है। गाइज, ये है वर्ल्ड मैप आपके स्क्रीन पर, और ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है। और हमारे पृथ्वी पर पूरी दुनिया में 7 महादेश है, कॉन्टिनेंट है। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और इस महादेश के अंदर, इस कॉन्टिनेंट के अंदर उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। दोस्तों, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ का जो पार्ट है इधर वाला, ठीक है, ये सब एशिया है, ठीक है, और ये है अफ्रीका, ठीक है। और मैंने वहाँ पढ़ा था नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे, ठीक है। और यह भी पढ़ा था कि वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। दोस्तों, यह है अफ्रीका या अरब, ठीक है, इसके पूर्वी तट है। और यदि यहाँ से इनको यहाँ पहुँचना है, ये है आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना, ठीक है, तो यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से ये लोग क्या करते थे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सहारा लेते थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है आइए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। दोस्तों, यह जो है अरब का पूर्वी तट हो जाएगा, ठीक है, और यह जो है अपने देश का पश्चिमी तट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है, देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से यह दक्षिण है, ठीक है, इधर, और यह पश्चिम है, यानी ऐसे जो जाएगा ना, इसी को बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यानी जब लहर, पानी की लहर इधर होगी ऐसे, तो आराम से यहाँ से नाविक बैठेंगे और इधर चले आएंगे, ठीक है, इधर चले आएंगे, ठीक है दोस्तों। यानी नाव की दिशा में यदि लहर होगी तो वह आसानी से यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं जहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपमहाद्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर है। दोस्तों, मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, जैसे ही यह वीडियो खत्म होगा तो आपके स्क्रीन पर शो करेगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसको पढ़ते हैं। समुद्र तटों से लगे राज्य, ठीक है, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। दोस्तों, जो हमारा उपमहाद्वीप है उसके जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर ना बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। दोस्तों, हमारे उपमहाद्वीप में बहुत पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं और कुछ नदी के मैदान भी हैं, ठीक है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। दोस्तों, जो नदियों का मैदानी इलाका है, यानी जहाँ लोग रह सकें, उसका जो है सबसे उपजाऊ भूमि कहाँ है, सबसे उपजाऊ मैदान कहाँ है, कावेरी का, ठीक है। कावेरी एक नदी है और उसके आसपास का जो इलाका है ना सबसे उपजाऊ है। दोस्तों, आप लोग तटीय समझते हैं, तटीय प्रदेश क्या होता है। मान लीजिए यह एक नदी है, ठीक है, ये नदी बह रही है और यदि इसका आसपास का जो क्षेत्र होगा इसी को बोलते हैं
तटीय प्रदेश, ठीक है, जो कि नदी से लगा हुआ होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो कावेरी नदी है और उस नदी का जो आसपास का क्षेत्र है वह सबसे उपजाऊ है। उपजाऊ का मतलब होता है कि वहां पे कोई भी फसल बोइएगा तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, अच्छा होगा, बहुत अधिक मात्रा में होगा, ठीक है। उपजाऊ का ही मतलब है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। दोस्तों, जो मैदानी इलाका था या फिर जो तटीय इलाका था नदी के आसपास वाला, यहाँ के जो राजा थे और सरदार थे, इनके पास धीरे धीरे बहुत संपत्ति हो गई और ये जो है ना शक्तिशाली हो गए। संगम कविताओं में मुएंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। दोस्तों, जो संगम कविता है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, वहां पे एक शब्द का चर्चा मिलता है, तमिल शब्द है, उसका है मुएंदार, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? तीन मुखिया, ठीक है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। दोस्तों, यह शब्द यानी जो मुएंदार शब्द है जो तमिल है, वह जो है ना तीन मुखिया परिवार के लिए किया गया है। और वह तीन मुखिया परिवार कौन कौन हैं? ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, ठीक है। दोस्तों, जिस प्रकार हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार चोल, चेर और पांड्य भी साम्राज्य हैं, वंश है, ठीक है ना। मानचित्र 7 पेज नंबर 113। दोस्तों, आप लोग पेज नंबर 113 पे देख सकते हैं चोल, चेर और पांड्य को, ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। दोस्तों, आज से 2300 साल पहले जो दक्षिण भारत है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना चोल, चेर और पांड्य जो है ना, ये तीन वंश बहुत ही शक्तिशाली माने जाते थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। दोस्तों, यह जो तीन वंश है, चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों की अपना दो दो सत्ता केंद्र था, यानी कह सकते हैं कि इन दोनों का अपना दो दो राजधानी थी, जहां से ये पूरे अपने क्षेत्र पर प्रशासन करते थे, शासन चलाते थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। दोस्तों, यह जो दो सत्ता केंद्र था ना, तो यह एक जो सत्ता केंद्र है वह क्या है? तटीय इलाका में है और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। मान लीजिए कि यह अपना भारत देश है, ठीक है, और इसके आसपास यहाँ यानी यह जो इलाका है साइड वाला, किनारा वाला, यह क्या है? तटीय क्षेत्र है, इधर वाला, ठीक है। क्या है? तटीय इलाका है ये क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ना एक क्या था? सत्ता केंद्र था और एक अंदरूनी हिस्से में यानी इधर, ठीक है, यहाँ पे जो है सत्ता केंद्र था इन तीनों का, ठीक है। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। दोस्तों, इन तीनों के 6 केंद्र हो गए और इन 6 केंद्र में से 2 केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक था चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरा। दोस्तों, जो 6 केंद्र थे इन तीनों के, इनमें से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? एक चोलों का पतन था। पतन क्या होता है? जहां पे जहाजें, नाव रुकती है ना, उसी को बोलते हैं पतन, ठीक है। उसका नाम था पुहार पतन या फिर कावेरीपट्टनम, ठीक है ना, यह महत्वपूर्ण है। और दूसरा पांड्यों की राजधानी क्या है? मदुरै, यह महत्वपूर्ण थी, ठीक है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। दोस्तों, यह जो लोग थे ना, ये मुखिया लोग से नियमित कर की बजाय क्या मांग करते थे? उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। दोस्तों, ये लोग कौन लोग? चोल, चेर और पांड्य जो थे ना, ये कभी कभी सैनिक अभियान पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। और इनके क्षेत्र के जो आसपास का इलाका था वहां से ये शुल्क लाते थे, ठीक है, वसूल करके, यानी पैसे लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। दोस्तों, जो भी पैसा यह वसूल कर लाते थे, इसमें से कुछ अपने पास रखेंगे, ठीक है, कुछ अपने समर्थकों के बीच, अपने नाते रिश्तेदारों के बीच, ठीक है, सिपाहियों के बीच और कवियों के बीच बांट देंगे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या
सुंदर कपड़े दिया करते थे। दोस्तों, संगम जो कवि थे वे मुखिया की प्रशंसा की है, ठीक है। जो लोग उनको कीमती ज़ेवरात का मतलब होता है सोना, चांदी, हीरा, मोती, ठीक है, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े जो कवि को देखते थे ना, उनके लिए ये लोग कविताएं लिखते थे, उनकी प्रशंसा में, ठीक है ना। किनकी प्रशंसा में? जो मुखिया थे ना, उनकी प्रशंसा में। आगे चलते हैं, क्या लिखा है। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत मानचित्र 7 पेज नंबर 113 में आप लोग देख सकते हैं, में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। दोस्तों, चोल, चेर और पांड्य के बाद, इनकी जाने के 200 साल बाद पश्चिम भारत में ना सातवाहन नामक एक राजवंश था, उसका प्रभाव बढ़ गया, ठीक है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। दोस्तों, ये जो सातवाहन वंश है, इसका जो सबसे प्रमुख राजा था उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। दोस्तों, इस राजा के बारे में, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में इनकी माँ की एक अभिलेख से पता चलता है। अभिलेख क्या होता है? वैसे लेख जो पत्थर अथवा किसी कठोर सतह पर लिखवाए जाते हैं उसी को बोलते हैं अभिलेख, ठीक है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दोस्तों, जितने भी सातवाहन के शासक हुए यानी राजा हुए, वे लोग है ना दक्षिणापथ कहते थे। दक्षिणापथ का मतलब ये हुआ कि दक्षिण का राजा, ठीक है, यानी जो महाद्वीप है इंडियन उपमहाद्वीप, इस उपमहाद्वीप के जो दक्षिण का हिस्सा है ना, इसके राजा को बोलते थे दक्षिणापथ, ठीक है। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है, ठीक है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। दोस्तों, जो पूरा दक्षिणी क्षेत्र था उपमहाद्वीप का, उसके लिए दक्षिणापथ ही बोलते थे उसके शासक को, ठीक है। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। दोस्तों, जो श्री सातकर्णी शासक थे, यह जो है ना पूर्वी में, पश्चिमी में और दक्षिण तटों पर भी अपनी सेनाएं को भेजी। अब यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम बता सकते हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? दोस्तों, यह जो शासक है श्री सातकर्णी, यह तट पर नियंत्रण इसलिए करना चाहते थे ताकि कोई भी सामान हो गया, ठीक है, मसाला, ठीक है, सोने, चांदी, ठीक है, किसी प्रकार के सामान हो गए, वह एक महादेश से, एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप जो है ना तट के माध्यम से ही जाते थे। यही वजह है कि यह शासक श्री सातकर्णी शासक ने तटों पर नियंत्रण करने का फैसला किया, ठीक है, और किया भी। अगला टॉपिक है रेशम मार्ग की कहानी, ठीक है। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। दोस्तों, कीमती होने की वजह से, ठीक है, और चमकीले रंग होने की वजह से, चिकनी होने की वजह से और मुलायम बनावट की वजह से जो रेशम का कपड़ा था ना, वह समाज में बहुमूल्य यानी अधिक पैसा वाला कपड़ा माना जाता था, ठीक है। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। दोस्तों, यह जो रेशमी कपड़ा होता है, इसको तैयार करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है। दोस्तों, जो रेशम के कीड़े होते हैं ना, उसमें से कच्चा रेशम को निकाला जाता है और उसमें से, ठीक है, सूत कताई यानी उसमें से सूत को काट करके फिर उससे कपड़ा बुना जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि जो रेशम एक प्रकार का होता है कीड़ा, ठीक है, और उस कीड़े से कच्चा रेशम को निकाल करके, ठीक है, फिर उसको सूत कताई कर करके और उससे कपड़ा बनाए जाते हैं, ठीक है। यह जो है ना एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, रेशम बनाने की। आगे चलते हैं। तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। दोस्तों, जो रेशम बनाने की तकनीक है ना, वो सबसे पहले उसका आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, ठीक है, आज से 7000 साल पहले, ठीक है। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। दोस्तों, यह जो तकनीक है रेशम बनाने का, इस तकनीक को चीन देश ने हजारों सालों तक दुनिया से छुपाए रखा। मतलब कि यह दुनिया को नहीं बताया कि मैं रेशम को किस प्रकार आविष्कार कर रहा हूं, ठीक है।
पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, जो चीन के यात्री थे वो ये क्या किए कि पैदल, घोड़ों से या ऊंटों पर ये रेशम के कपड़े को लेकर दूसरे देशों में, दूसरे जगहों पर जाते थे। ठीक है, किस लिए? व्यापार करने के लिए। और यही वजह है कि ये लोग जिस रास्ते से गए, मैं यहाँ पे क्या पढ़ा कि ये लोग जिस रास्ते से यात्रा किए ना, वह मार्ग रेशम मार्ग कहे जाने लगा। ठीक है, रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्क रूट। ठीक है ना, यह आपको एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। दोस्तों, जो चीन के शासक हैं ये क्या करते हैं, ईरान एक अलग देश है, ठीक है, और पश्चिमी एशिया के कुछ देश हैं, तो इन देशों के जो शासक थे, यानी इन देशों के जो राजा थे ना, उन राजाओं को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे, क्योंकि चीन के पास रेशम बनाने का तकनीक, रेशमी कपड़े बनाने का तकनीक विकसित कर लिया था। ठीक है, आज से 7000 साल पहले। ठीक है, यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। दोस्तों, यही वजह है जब चीन के शासक, यानी जब चीन के राजा पश्चिमी देशों में या फिर ईरान में उपहार के तौर पर राजाओं को वहां को रेशमी कपड़े भेजते थे, तो पश्चिमी देश में भी रेशम के बारे में जानकारी क्या हो गई, अधिक लोग जान गए रेशम के बारे में। ठीक है, पश्चिमी देश में करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। दोस्तों, आज से 2000 साल पहले जो है रोम जो एक देश है, ठीक है, और वहां के जो शासक थे और जो धनी लोग थे, अमीर व्यक्ति, वे लोग रेशमी कपड़े पहनना उनके लिए एक फैशन हो गया। ठीक है ना, इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। दोस्तों, यह जो रेशमी कपड़ा है यह महंगा होता था। क्यों महंगा होता था? क्योंकि जो चीन के यात्री लाते थे इसको, ये लोग बहुत ही मुश्किल रास्तों से होकर आते थे, पहाड़ियों से, रेगिस्तानों से। यही वजह है कि इस कपड़ा का दाम महंगा हो जाता है। ठीक है ना, यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। दोस्तों, जो व्यापारी रास्तों से जाते थे दूसरे देशों में, तो जो रास्ते पर रहते थे ना लोग, वे लोग इन यात्रियों से यात्रा शुल्क मांगते थे। ठीक है, और यही वजह है कि इस कपड़े का जो दाम है अलग अलग देशों में जाते जाते बहुत ही महंगा हो जाता था। ठीक है, क्योंकि ये लोग शुल्क देते आते हैं, ठीक है ना, रास्ते भर। यही वजह है कि कपड़े महंगे हो जाते हैं। अगला लिखा है मानचित्र 6 पृष्ठ 84-85 को देखो। दोस्तों, अब आपको देखना है मानचित्र 6, जो कि पेज नंबर 84 पे है और 85 पे है। ठीक है, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। दोस्तों, इस डायग्राम में आपको सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग दिखाया गया है और उसकी जो शाखा है उसको भी दिखाया गया है। शाखा का मतलब ये हुआ, मान लीजिए सिल्क रूट है, ठीक है, तो इसके आसपास का जो रूट होगा ऐसे वैसे, ठीक है, इसके बारे में भी दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। दोस्तों, जो बड़े बड़े शासक थे, राजा थे, वे लोग जो है ना सिल्क रूट पर अपना शासन, मतलब कि उसको अपने अधीन करना चाहते थे, उस पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। क्यों ऐसा करना चाहते थे? क्योंकि जो व्यापारी इस रास्ते से आते थे वे लोग वहां के शासक को क्या देंगे? कर देंगे, शुल्क देंगे, तोहफे देंगे, यानी इसके जरिए जो है उस शासक का क्या होगा? कमाई होगा। यही वजह है कि अनेक शासक जो है ना इस प्रकार के जो सिल्क रूट है उस पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। ठीक है, इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। दोस्तों, जो ये शासक इन व्यापारी से शुल्क, कर, तोहफा लेते थे, इसके जरिए जो है ये लोग इसके बदले इन व्यापारियों को क्या देते थे? लुटेरों से सुरक्षा, आक्रमणों से सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। दोस्तों, एक कुषाण वंश है
और यह वंश सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक है। सबसे प्रसिद्ध वंश है कुषाण वंश। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। दोस्तों आज से 2000 साल पहले जो मध्य एशिया है, एशिया का मध्य वाला भाग, बीच वाला भाग, और जो पश्चिमोत्तर भारत है यानी जो पश्चिम का भारत है, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, ये जो भारत है, इन सारे क्षेत्रों पर यह जो शासक है ना, कौन शासक? कुषाण वंश, इन्हीं का अधिकार था, इन्हीं का नियंत्रण था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। दोस्तों यह इन कुषाणों का दो मुख्य केंद्र था शक्तिशाली। कौन कौन? एक पेशावर और एक मथुरा, ठीक है। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। दोस्तों पतन क्या होता है? जहाँ पे जहाज और नाव रुकती है उसी को बोलते हैं पतन। तो जब कुषाण शासन कर रहे थे इस उपमहाद्वीप पर, तो इन्हीं के शासनकाल में मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने की जो पतन था वहां तक एक सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। दोस्तों फिर यहाँ से जो रेशम है वह जहाज के माध्यम से पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था, ठीक है। और इस उपमहाद्वीप में ही सबसे पहले सोने की सिक्का जारी किया गया था कुषाण शासकों के द्वारा, ठीक है। और यह जो सिक्का था वह यह व्यापारी यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे, ठीक है, अपनी यात्रा के दौरान। अब यहाँ पे एक सवाल है, सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा? दोस्तों जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग, यह बहुत ही उबड़ खाबड़ था, पहाड़ था, इसी वजह से यहाँ पे गाड़ी का इस्तेमाल, गाड़ी का उपयोग बहुत ही कठिन होता होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और सवाल है, चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 84-85 में इसे ढूंढो। दोस्तों समुद्र के माध्यम से भी रेशम का निर्यात होता था, इसको आप लोग ढूंढ सकते हैं मानचित्र 6 में, जो कि पेज नंबर 84 और 85 पर है, उसको आप लोग खुद से ढूंढिए, ठीक है। और फिर पूछ रहा है समुद्र के रास्ते भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होगी? दोस्तों रेशम को समुद्र के माध्यम से भेजने से एक जगह से दूसरी जगह सुविधाएं यह होती होगी कि जो पानी की लहर है, ठीक है, यदि उसी दिशा में है तो जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। और यदि पानी की जो लहर है और अपोजिट दिशा में है, मतलब कि उल्टा दिशा में है, मान लीजिए कि यह एक समुद्र है, ठीक है, और मुझे यहाँ से सामान को यहाँ भेजना है। यदि जो है जो समुद्र की लहर इस तरफ है, ठीक है, तो सामान को हम नाव पर यहाँ से ला देंगे और बहुत जल्द यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यदि समुद्र की लहर ऐसी है और मुझे ऐसे आना है तो क्या होगा? बहुत ही मुश्किल होगा, समय लगेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पे। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म का प्रसार, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। दोस्तों जो कुषाण वंश था ना, उसके जो सबसे प्रसिद्ध शासक था उसका नाम क्या था? कनिष्क, ठीक है। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। दोस्तों आज से 1900 साल पहले इस शासक ने इस उपमहाद्वीप पर शासन किया, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पर, ठीक है। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। दोस्तों यह जो राजा है कनिष्क, यह क्या किया कि एक बौद्ध परिषद का गठन किया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो है ना, जो विद्वान है ना, ये लोग एक साथ बैठकर महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श यानी उस पर सोचते हैं, ठीक है, उस पर विचार करते हैं। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। दोस्तों जो बुद्ध की जीवनी है, बुद्ध चरित्र, ठीक है, जो इसको लिखे थे कवि अश्वघोष साहब ने, तो यह जो कवि हैं अश्वघोष, यह कनिष्क के दरबार में ही रहते थे, ठीक है। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। दोस्तों ये जो अश्वघोष कवि हैं और इनके अलावा जो अन्य बौद्ध विद्वान थे, अब इन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। दोस्तों जो बौद्ध धर्म था ना, उसी का एक पार्ट है महायान, ठीक है, एक नई धारा है, उसी का एक पार्ट है, नाम क्या है? महायान, ठीक है। इसकी दो विशेषताएं हैं
इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। कौन कौन? पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। दोस्तों, जो बुद्ध है ना, इनकी जो मूर्ति होती है ये किस प्रकार होती है? मान लीजिए कि यह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको दिखाया गया, ठीक है। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। दोस्तों, अब क्या हो ना कि बुद्ध भगवान की प्रतिमा भी बनने लगा, ठीक है। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दोस्तों, इस मूर्ति को कहाँ बनाई जाती थी? मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में, ठीक है। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। दोस्तों, दूसरा परिवर्तन क्या था जो महायान की है? यह क्या है ना कि बोधिसत्व को आस्था लेकर, ठीक है। बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। दोस्तों, बोधिसत्व का मतलब होता है कि ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ये लोग क्या करते हैं ना, अकेले बैठकर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, ठीक है, ध्यान साधना करते हैं। इसी को बोलते हैं बोधिसत्व, ठीक है। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझे। दोस्तों, जो महायान धारा था यह बौद्ध धर्म का ही एक नया धारा था, ठीक है, एक पार्ट था। तो इसका जो दूसरा परिवर्तन था यह था कि पहले क्या था कि लोग मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिए बौद्ध धर्म के लोग, और उसके बाद ये लोग अकेले बैठकर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या था ना कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये लोग के बीच रह करके लोग की मदद करेंगे, ठीक है, लोग को शिक्षा देंगे। अब इनका काम था यही, ठीक है। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। दोस्तों, जो बोधिसत्व है यह जो है बहुत लोकप्रिय हो गई, ठीक है, और मध्य एशिया से लेकर चीन, कोरिया, जापान तक भी फैल गई, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है इसका प्रसार जो है ना पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत तक भी हो गया, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। दोस्तों, मान लीजिए पहाड़ है और इस पहाड़ के बीच इनके रहने के लिए गुफा बनाया गया, ठीक है, गुफा को खोदा गया, ठीक है, पहाड़ों में। किस लिए? कि ये जो बौद्ध धर्म है और इनके जो बौद्ध भिक्षु हैं ये रह सकें बरसात में, ठीक है, या किसी भी समय में, ठीक है, ये लोग रह सके उसमें, ठीक है। अब जरा इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया आपको सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र, ठीक है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। दोस्तों, इस मूर्ति को देखिए एक बार ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि बुद्ध यहाँ पे बैठे होंगे और इस वृक्ष के नीचे जो है इनको बैठकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। इस चित्र में यही बनाने का, यही दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं, जो कहाँ मिला है हमको, सांची में मिला है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं आगे। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। दोस्तों, जो गुफा बनाए जाते थे बौद्ध धर्म के लोगों के रहने के लिए, तो उसमें से कुछ गुफा राजा के द्वारा और कुछ रानी के द्वारा और कुछ व्यापारी के द्वारा बनाया गया, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ कृषक यानी किसान भी बनवाए, ठीक है। इनमें ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दोस्तों, जो इसमें से अधिकांश गुफाएं हैं वह कहाँ है? पश्चिमी घाट के दर्रा के पास। दर्रा क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है और बड़े बड़े पहाड़ के बीच में जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं टूटा हुआ, उसी को बोलते हैं दर्रा, ठीक है। तो उसी के आसपास, पश्चिमी दर्रा के आसपास गुफाएं बनाई गई, ठीक है। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। दोस्तों, यह जो पश्चिमी घाट के पास दर्रा था, यहीं से दक्कन के शहर और तट के जो समृद्ध बंदरगाह थे, बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पे जहाजें नाव रुकती है उसी को बोलते हैं बंदरगाह।
और साथ ही साथ जो इसको जोड़ने वाली सड़क थी वह भी इसी दर्रे से होकर गुजरती थी। ठीक है, ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जो व्यापारी थे वे लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो इन गुफाओं में भी अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। ठीक है, अपने आप को विश्राम मतलब कि विश्राम के लिए रुक सकेंगे। ठीक है, व्यापारी लोग। ठीक है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है ना, ये दक्षिण पूर्व की ओर से लेकर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। ठीक है, अब जरा इसको पढ़ते हैं। बाएं लिखा है, यहाँ पे देखिए, बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। दोस्तों, एक प्रतिमा है मथुरा में बना हुआ और एक प्रतिमा है तक्षशिला में बना हुआ। यह बना है मथुरा में और यह बना है तक्षशिला में। अब इसको देखिए और देखिए कि इसमें क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में ही कहीं अधिक प्रचलित था। दोस्तों, थेरवाद नामक एक बौद्ध धर्म था। ठीक है, और इस धर्म का जो आरंभिक रूप है ना, वह इसी जो क्षेत्र है यहीं पे कहीं प्रचलित था, यानी विख्यात था। ठीक है, अब जरा पढ़ते हैं पृष्ठ 100 को देखो, एक बार फिर से पढ़ो। क्या तुम बता सकते हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा? दोस्तों, आप लोग पृष्ठ 100 को फिर से पढ़िए और यह बताइए कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा। दोस्तों, बौद्ध धर्म इन इलाकों में जो है ना, मान लीजिए कि कोई बौद्ध धर्म के हैं, वह एक इलाके से दूसरे इलाकों तक गए। ठीक है, एक इलाके से दूसरे इलाके तक, ऐसे ही करते करते एक जगह से दूसरे स्थान तक जा जाकर जो व्यक्ति द्वारा जाया गया, ठीक है, वहाँ से लोग आए। ठीक है, यही वजह है कि जो बौद्ध धर्म है इन इलाकों तक फैल गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने समझा होगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। दोस्तों, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।